वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू अचीव 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम विच आर लिस्टेड ओवर हियर। The first one is describe regular expression, operators and identities used in regular expression, and describe precedence of regular expression operators. And third one is state and apply Clean's theorem and Arden's theorem. And the fourth one is design regular expression for given sets. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में विटीज की बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे उन एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हो या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हो। अगर मैं इस टॉपिक की एप्लीकेशन की बात करूं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सभी में यूटिलाइजेशन होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का फॉर पैटर्न मैचिंग। जहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग या पैटर्न मैचिंग की बात होती है वहाँ सभी जगह रेगुलर एक्सप्रेशन का यूटिलाइजेशन होता है। इवन जो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम कंपाइलर डिजाइन है, वहाँ पे भी आप किसका यूज करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन। इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन। तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर? तो रेगुलर का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। क्या कहेंगे आप उसको? एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस। पैटर्न और सीक्वेंस। एक्सप्रेशन आप जानती है, एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिसके अंदर ऑपरेंड्स और ऑपरेटर अगर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो अगर ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, ये सीक्वेंस है, रेगुलर का मीनिंग ये हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशंस का पर्पस जो है, दीज आर यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन द एल्जेब्रिक फॉर्म। तो देखिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, थोड़ा और समझ लीजिए, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक जनरलाइज फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग हो सकती है, 2 स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, 3 हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी सीक्वेंस को जनरलाइज फॉर्म में, जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, उसकी nth टर्म अगर आप मेंशन कर देते हो तो उससे आप कोई सी भी टर्म्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन द सेम वे अगर हम कुछ सेट्स को जनरलाइज फॉर्म में या ऑर्गेनाइज पैटर्न की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हम उससे उस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकते हैं। ये अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। जैसे एल्जेब्रिक जो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन एल्जेब्रिक फॉर्म। और आप क्या कह सकते हैं? यू कैन आल्सो से रेगुलर एक्सप्रेशंस आर यूज्ड। आप क्या कह सकते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशंस आर जनरलाइज्ड वे टू मैच पैटर्न्स विद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे आप लॉगिन करते हो, मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ। मैंने डीएफए में जो आपको स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस बताया था तो तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जब पैटर्न मैचिंग कहाँ होती है, जैसे पासवर्ड का वेरिफिकेशन हो गया, दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ पैटर्न मैचिंग। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने स्टडी करी है या आप स्टडी करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कंपाइलर एरर चेकिंग करता है या उसका एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाता है, तो एरर चेकिंग वाले प्रोसेस में भी क्या होती है? स्ट्रिंग की मैचिंग होती है कि वो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है या यूजर डिफाइंड कीवर्ड है। अगर वो प्रीडिफाइंड है तब भी क्या होती है? स्ट्रिंग मैचिंग होती है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आर जनरलाइज्ड वे टू मैच पैटर्न्स विद सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और अगर मैं इसकी यूज की बात करूं, यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एटसेट्रा, इन सभी जगह इसका यूटिलाइजेशन होता है। व्हाट आर द वेरियस रूल्स फॉर राइटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन? देखिए जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की राइटिंग परफॉर्म करते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये क्या जनरलाइज फॉर्म है, तो उस जनरलाइज फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स के साथ साथ हम कुछ ऑपरेटर्स को भी स्टडी करेंगे। और वो ऑपरेटर्स क्या क्या होंगे? देखिए ऑपरेटर्स होंगे लाइक यूनियन, जिसमें यूनियन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन प्लस साइन से होगा। कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डॉट से होगा। नेक्स्ट इज क्लोजर,
और क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन एस्ट्रिक्स से होगा। दीज आर द ऑपरेटर्स। और अगर हम बात करें पैरेंथेसिस की, तो पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हमेशा हाईएस्ट होती है। तो ये ऑपरेटर्स हैं, इसमें आप पैरेंथेसिस को भी एज ए ऑपरेटर्स एज्यूम कर सकते हो। तो दीज आर द वेरियस ऑपरेटर्स जो इसमें हम यूज करेंगे। अगर मैं इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस की बात करता हूं, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या हो जाएगी इनकी, किसी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने का ऑर्डर। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए ये ब्रैकेट है, इट हैज हायर प्रेसिडेंस, देयर आफ्टर क्लोजर, देखिए ग्रेटर देन मैंने सिंबल बनाया है यहाँ पे, इट हैज हायर प्रेसिडेंस देन क्लोजर, देयर आफ्टर कॉन्केटिनेशन एंड एट लास्ट यूनियन। तो दिस इज द प्रेसिडेंस ऑर्डर। तो प्रेसिडेंस का आपको क्लैरिटी आ गई यहाँ पे। तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस क्लोजर की होगी, देयर आफ्टर कॉन्केटिनेशन की, एंड एट लास्ट यूनियन की प्रेसिडेंस कंसीडर की जाएगी। मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एक्सप्रेशन है, से ए एस्ट्रिक बी प्लस सी। अब इसका ऑर्डर ऑफ इवेल्यूशन क्या होगा ये डिसाइड करना टफ है। क्यों? इसका इंटरप्रिटेशन सभी का अलग अलग हो सकता है। सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो इसको इंटरप्रेट करता है ए एस्ट्रिक बी प्लस सी। एक स्टूडेंट है, इसको ऐसे इंटरप्रेट करता है ए एस्ट्रिक बी प्लस सी। तो इस तरह से क्या होगा, ये एक एम्बिग्यूटी इंट्रोड्यूस करेगा। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हो गया, कंफ्यूजन। तो यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एम्बिग्यूटी। तो इस एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं प्रेसिडेंस ऑर्डर का। ठीक है, तो टू अवॉइड दिस एम्बिग्यूटी हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वी यूज प्रेसिडेंस। और ये प्रेसिडेंस का ऑर्डर मैंने आपको ऊपर अभी नोट कराया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो अगर हम इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर को अप्लाई करने के बाद कैसे इसको हम ट्रीट करेंगे, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होगी क्लोजर की। मान लीजिए पहले क्लोजर इवेल्युएट हो गया, उसके बाद इसके साथ हो जाएगा कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन होने के बाद फिर होगा एडिशन। क्लियर है? So this is the way of evaluating the regular expression. तो आपने देखा closer has higher precedence, closer के बाद concatenation and at last union। यहाँ पे प्लस का मतलब किससे है, यूनियन से है। तो इस तरह से हम एम्बिग्यूटी को अवॉइड कर सकते हैं by using the precedence rule। I hope this is clear to you। अब वो समझ लेते हैं जो हमने बात करी थी, different rules for designing the या writing the regular expression। ये तो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो इसमें यूज होंगे। द रूल फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ इनपुट सिग्मा है या एप्सिलॉन है या फाई है, फाई मतलब एम्प्टी है, तो वो सब भी इंडिविजुअली ट्रीट होंगे एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। द फर्स्ट रूल इज ईच एलिमेंट ऑफ सिग्मा, दैट इज सेट ऑफ इनपुट्स, comma epsilon and phi. Phi means empty, null set you can say, yeah, empty set, comma and phi are regular expressions। क्लियर? आइए सेकंड देखते हैं। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये कहता है, देखिए जितने ऑपरेटर्स मैंने बताए उन सभी के लिए रूल होगा। यूनियन के लिए एक सेपरेट रूल होगा, कॉन्केटिनेशन के लिए एक सेपरेट रूल होगा और क्लोजर के लिए एक सेपरेट रूल होगा। तो देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ R1 एंड R2 आर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस then their union will also be a regular expression। RE stands for regular expression। तो यूनियन ऑफ R1 एंड R2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर?
मान लिया कोई दो डिफरेंट इनपुट्स हैं, 0 और 1 है, तो 0 + 1 को भी हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल कहता है कि इफ R1 एंड R2 are two regular expressions, then their concatenation that is R1 R2 will also be a regular expression. This is the second rule, and this is the third rule, and the fourth rule is if R1 and R2 are two regular expressions, then या you can say, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ क्लोजर की बात कर रहे हैं, if R is a regular expression then its closure R asterisk will also be a regular expression. R asterisk भी क्या होगा, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। एंड द फिफ्थ क्या कहता है कि अगर हमारे पास R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन अगर हम इसको ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में डाल देते हैं तो पैरेंथेसिस R विल आल्सो बी ए रेगुलर एक्सप्रेशन। सो दीज आर द 5 डिफरेंट रूल्स जिसको आपको याद रखना है। तो जो फर्स्ट रूल है कि कोई भी एलिमेंट सिग्मा मतलब सेट ऑफ इनपुट का हो सकता है, उसमें अलग एप्सिलॉन हो सकता है या फाई हो सकता है, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। R1 R2 अगर दो रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 R2 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उनका कॉन्केटिनेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अगर R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका क्लोजर भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, R एस्ट्रिक से। R अगर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो पैरेंथेसिस R भी क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। सो दीज आर द 5 डिफरेंट रूल्स जिसको आपको याद रखना है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल भी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमने रूल लिखे हैं क्या इनसे हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल से यहाँ पे कुछ सेट है और ये उसके करस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है। सपोज करो इस सेट में मेरे पास एलिमेंट है से 0 और 1, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। अगर मैं यूनियन की बात करूं तो 0 + 1 भी क्या होगा, एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। कॉन्केटिनेशन 0 1 भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। मैं 0 * 1 भी लिख सकता हूं, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। या 0 1 का स्टार होगा, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। या 0 + 1 का स्टार होगा, वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, एटसेट्रा। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा रूल भी एक सेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उससे वेरियस रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे हैं इन सभी का एक सेपरेट मीनिंग है। तो वो मीनिंग किसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर मान लिया जैसे मैंने लिखा 0 1, इसका मतलब 0 1 का मतलब क्या हुआ, 0 इज फॉलोड बाई 1। अगर मैं यहां पे इसकी जगह 1 0 कर देता हूं, इसका ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इस केस में 0 इज फॉलोड बाई 1 है और इन दिस केस 1 इज फॉलोड बाई 0। तो ये दोनों कभी भी इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो इक्विवेलेंस को भी हम आगे इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए अब देखते हैं कि इन रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज भी हैं जिसके बेसिस पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन को या कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन वाले स्टेटमेंट्स को मिनिमाइज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोज आइडेंटिटीज, या उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द आइडेंटिटीज यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन। देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी 5 + R इज ऑलवेज R। क्लियर। 5 तो आप जानते ही हैं, प्लस R अगर उसका एडिशन किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जाता है तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर इस 5 का, जिसको हम एम्प्टी बोलते हैं, इस 5 का मल्टीप्लीकेशन अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कर दिया जाए या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो उसका मीनिंग हो जाएगा 5, वो उसको भी क्या कर देगा, एम्प्टी।
थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर हम एम्प्टी इनपुट की देखें, जो 5 है वो यूजुअली स्टेट के लिए यूज होता है और जो एप्सिलॉन है वो यूजुअली इनपुट के लिए यूज होता है। तो मैं अगर एप्सिलॉन की बात करूं, अगर हम किसी एम्प्टी इनपुट का मल्टीप्लिकेशन किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ करते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो या राइट साइड से, तो रेगुलर एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फोर्थ रूल क्या कहता है, क्लीन्स क्लोजर की एक प्रॉपर्टी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर हम एप्सिलॉन के ऊपर एस्ट्रिक लगाते हैं तो उसका भी मतलब एप्सिलॉन ही होता है। एंड अगर हम किसी फाई के ऊपर एस्ट्रिक मतलब फाई का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो उसका फर्स्ट सिंबल क्या होता है, एप्सिलॉन। फिफ्थ आइडेंटिटी कहती है कि अगर मैं दो रेगुलर एक्सप्रेशन सेम रेगुलर एक्सप्रेशन का रिपीटिशन हो रहा है तो दीज आर इक्विवेलेंट टू वन रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे 1 + 1 लिख दिया, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो वैसे भी यूनियन है, तो यूनियन की केस में आप जानते ही हैं जो मतलब जो सिमिलर टाइप के होते हैं तो वो एक ही टाइम यूज होते हैं, रिडंडेंसी एलिमिनेट हो जाती है। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ आइडेंटिटी इज, सपोज करो आपके पास 2 क्लोजर वाले रेगुलर एक्सप्रेशन है इन कॉन्केटिनेशन, तो इट इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल क्लोजर। मान लिया 1 एस्ट्रिक या 1 क्लोजर लिखा हुआ है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 क्लोजर, मतलब उससे जितने भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे वो सिंगल क्लोजर के इक्विवेलेंट ही होंगे। आइए देखते हैं बाकी और कौन कौन से आइडेंटिटीज हैं विच आर यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्मेशन। 7th आइडेंटिटी देखिए आप, अगर हमारे पास एक नॉन क्लोजर रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक क्लोजर वाला रेगुलर एक्सप्रेशन है, चाहे वो लेफ्ट साइड से आ रहा हो या राइट साइड से आ रहा हो, बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों को हम सेम ही ट्रीट करेंगे। क्यों ट्रीट करेंगे, इनको मैं अभी 1 by 1 आगे डिस्कस करता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। 8th आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई आर का क्लोजर है उसका आप फर्दर क्लोजर कर देंगे, देन इट इज इक्विवेलेंट टू आर क्लोजर। किसके इक्विवेलेंट होगा, आर क्लोजर के। 9th क्या कहता है कि एप्सिलॉन प्लस आर क्लोजर इज इक्वल टू, अगर आप लिख दें एप्सिलॉन प्लस आर क्लोजर आर, तो इट इज इक्विवेलेंट टू आर क्लोजर। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आपने क्या लिखा, एप्सिलॉन प्लस आर क्लोजर इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आर क्लोजर आर, इट इज इक्विवेलेंट टू आर क्लोजर। 10th आइडेंटिटी इज, अगर आपके पास 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं पी क्यू एस्ट्रिक, इन दोनों का क्लोजर है और पी है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू पी क्यू पी का क्लोजर। दिस बोथ टाइप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट प्रोवाइडेड कि जो पी है, जो इधर वाला पी आउटसाइड है या इधर वाला पी आउटसाइड है, वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। पी में वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास P प्लस Q का क्लोजर है, दिस इज इक्विवेलेंट टू P क्लोजर Q क्लोजर का क्लोजर। क्या ये P क्लोजर Q क्लोजर का क्लोजर, और यू कैन राइट इट एज P क्लोजर प्लस Q क्लोजर का क्लोजर। ये तीनों ही आपस में इक्विवेलेंट है। मान लिया आप लिखें 0 + 1 का क्लोजर, या आप लिखें 0 क्लोजर 1 क्लोजर का क्लोजर, या आप लिखें 0 क्लोजर प्लस 1 क्लोजर का क्लोजर। अगर आप इनसे देखेंगे जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी वो उनका सीक्वेंस सिमिलर ही होगा इन तीनों फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटीज है, आपको ये याद भी रखनी है। 12th आइडेंटिटी, अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है P प्लस Q और आप उसको किसी वैल्यू से या रेगुलर एक्सप्रेशन से राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसका मल्टीप्लीकेशन राइट एसोसिएटिव ही होगा PR प्लस QR। एंड अगर आप उसका मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट से करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट एसोसिएटिव ही होगा, वो दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था जैसे 0 1 और 1 0 इक्विवेलेंट नहीं है, वैसे ही सेम ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ऊपर वाले में अगर आप देखेंगे जैसे P फॉलोड बाई R है, Q फॉलोड बाई R है, इस केस में क्या R फॉलोड बाई P है, R फॉलोड बाई Q है। तो किस एक्सप्रेशन का या किस वैल्यू का अगर राइट से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या सेम वैल्यू का लेफ्ट से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो दो रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते। तो ये जो आइडेंटिटीज मैंने आपको 12 आइडेंटिटीज लिखवाई है, यू नीड टू रिमेंबर ईच ऑफ देम। इनका आगे हम यूटिलाइजेशन भी करेंगे एक एक करके कि किस प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन या किस आइडेंटिटी का यूटिलाइजेशन किस फॉर्म में हो रहा है।
जैसे आप ये वाली आइडेंटिटी देखेंगे, ये आर्डन्स थ्योरम हम आगे स्टडी करेंगे, उसमें इसका काफी यूटिलाइजेशन होता है। तो उससे पहले कि थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे लर्न करी है। रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन को देखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बाद उसके हमने ऑपरेटर्स देखे हैं कौन कौन से यूज होते हैं, फिर 5 डिफरेंट रूल्स को भी हमने स्टडी करा है, और अभी हमने 12 डिफरेंट आइडेंटिटीज को भी देखा है। तो अब ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम इससे रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है, ये कुछ बेसिक से एग्जाम्पल है, बाकी डिटेल में हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। काफी सारे रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिजाइन करेंगे। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन की एक्सेप्टेंस किसके थ्रू होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। तो जिन सारी लैंग्वेजेस या स्ट्रिंग्स के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं, उन सभी के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये इन दोनों को हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। देखिए समझने की जरूरत है क्वेश्चन को। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस, इसका मतलब स्ट्रिंग क्या, बाइनरी। एंडिंग किससे हो रही है, 0-0 से। एंडिंग तो 0-0 से है, तो उससे पहले तो कितने भी 0 और 1 हो सकते हैं। तो अगर कितने भी 0 और 1 हो सकते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 0+1 एस्ट्रिक्स से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0+1 एस्ट्रिक से। अब ये एस्ट्रिक की बात मैंने कई बार कर ली है, ऊपर भी मैंने रिप्रेजेंट करा है। तो पहले इसको थोड़ा और आगे जाने से पहले आप यहाँ पे एस्ट्रिक को समझ लो। दिस एस्ट्रिक इज नोन एज क्लीन स्टार। क्या बोलेंगे इसको, क्लीन स्टार और क्लोजर। ये क्या कहता है, क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर, कि सपोज करो मेरे पास एक लैंग्वेज है एल, मुझे इसका जो क्लीन स्टार होगा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा बाई एल एस्ट्रिक, एंड दिस एल क्लोजर इज इक्वलेंट टू, इससे जो फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या होगी, एप्सिलॉन, दैट इज एम्प्टी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट एक सिंगल एल होगा, देन एल, डबल एल, देन ट्रिपल एल एंड सो ऑन। तो इससे ऑल सीक्वेंस ऑफ एल जनरेट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 0 एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये आइट्रेशन हो गया, दैट इज रेपिटेशन। इसी को हम किसके लिए यूज करते हैं, सेल्फ लूप। जो आप फाइनाइट ऑटोमेटा में सेल्फ लूप यूज करते हो वो क्या है, क्लीन स्टार है। उसको क्या बोलते हैं, क्लीन स्टार, जो फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने एज ए सेल्फ लूप यूज किया। तो 0 एस्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन, सिंगल 0, डबल 0, ट्रिपल 0, 4 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैंने कहीं पे लिखा 0+1 का क्लोजर, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोस एंड वंस इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। फर्स्ट स्ट्रिंग क्या होगी, क्योंकि क्लीन स्टार में जो फर्स्ट स्ट्रिंग जनरेट होती है वो एप्सिलॉन होती है। बाकी ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस, तो सिंगल वाले आ जाएंगे, देन 2-2 के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, जैसे 0-0, 0-1, 1-0, 1-1। फिर 3-3 के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ट्रिपल 0, 0-0-1, 0-1-0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप इस क्लीन स्टार को ओपन करेंगे तो इस डिफरेंट टाइप की आपको स्ट्रिंग्स मिलेंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने मेंशन किया है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस एंडिंग इन 0-0। तो इस तरह से ये इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए आंसर हो गया। अब जैसे क्लीन स्टार होता है, इसी के साथ साथ एक पॉजिटिव क्लोजर भी होता है। क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर। आपको यहाँ पे इसको समझ लो, पॉजिटिव क्लोजर। तो देखिए पॉजिटिव क्लोजर की अगर हम बात करें, पॉजिटिव क्लोजर इज रिप्रेजेंटेड बाय L प्लस। नाम से पॉजिटिव मतलब प्लस, एंड दिस L प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है कि क्लीन स्टार माइनस एप्सिलॉन। अगर मैं क्लीन क्लोजर से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव क्लोजर। तो पॉजिटिव क्लोजर आपने देख ही लिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं क्या लिखूं 0+, तो 0+ का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन, 0, 000, 000, 4 zeros एंड 5 zeros एटसेट्रा। क्लियर, बस इसमें एप्सिलॉन नहीं रहेगा, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपने देखा 0+, तो 0+ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 स्टार माइनस एप्सिलॉन। तो 0 स्टार आपने ऊपर देखा ही था, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लोजर।
तो ये देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम लेके हम चले थे, क्या हमने उसको अचीव कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डिस्क्राइब रेगुलर, इसमें हमने 2 लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव कर लिया है साथ साथ, क्योंकि ये दोनों आपस में मिक्स थे। डिस्क्राइब रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स एंड आइडेंटिटीज यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन, डिस्क्राइब प्रेसिडेंस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स। तो देखिए दोनों लर्निंग आउटकम को हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। Which of the following is the correct regular expression for the strings of zeros and ones ending in 001? तो इसी टाइप का हमने पहले भी किया था। तो एंडिंग किससे हो रही है 001 से, उसके पहले कितने भी 0 और 1s के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिए। आइए देखते हैं जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, स्टेट एंड अप्लाई क्लीन्स थ्योरम एंड आर्डन्स थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफ किया था अबाउट क्लीन स्टार के बारे में भी और पॉजिटिव क्लोजर के बारे में भी। तो इट इज ऑल अबाउट क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर। अब हम स्टार्ट करते हैं जो थर्ड लर्निंग आउटकम है उसके लिए आर्डन्स थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका यूटिलाइजेशन आगे काफी है। आगे जब आप फाइनाइट ऑटोमेटन टू रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन करेंगे तब भी आर्डन्स थ्योरम का यूटिलाइजेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। और जैसे नोट्स में आपको पहले बता चुका हूं, साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलना, एंड मोमेंट पे वही आपके लिए लाइफ लाइन रहेंगे। आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, सपोज करो P एंड Q आर 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस और उसमें से P एप्सिलॉन नहीं है। क्या कहती है आर्डन्स थ्योरम? इफ P एंड Q आर 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस and P does not contain epsilon, P not equal to epsilon, then the equation R is equal to Q plus RP has a unique solution. Has a unique solution. R is equal to QP asterisk. This is all about Arden's theorem. आप इसको समझने की कोशिश करो। क्या कहता है? If P and Q are 2 regular expressions and P does not contain epsilon, then the equation R is equal to Q plus RP has a unique solution. और वो solution क्या है? R is equal to QP एस्ट्रिक। इसको और एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? से A इज इक्वल टू 0 प्लस A1, ये एक इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये आर्डन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मैप करती है। तो हमने देखा यहाँ पे, इसको कंपेयर किया आर्डन्स थ्योरम से। R इज इक्वल टू Q प्लस RP, इक्वेशन तो फिट है। और P की जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन भी नहीं है, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन होगा R मीन्स यहाँ पे A इज इक्वल टू QP एस्टिक 0 1 स्टार। इस तरह से आर्डन्स थ्योरम का यूटिलाइजेशन हम आगे करेंगे इन फाइंडिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। क्लियर है? तो अब यहां पे कुछ एग्जामिनेशन में आर्डन्स थ्योरम का प्रूफ भी आ जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ आर्डन्स थ्योरम। देखिए प्रूफ अगर हम इसका करने जा रहे हैं तो जो उसने इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है R इज इक्वल टू Q प्लस RP, इसी की हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका प्रूफ। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लेके चलता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो देखिए इसका प्रूफ यहाँ पे हम करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था R इज इक्वल टू Q प्लस RP इक्वेशन की हेल्प से, सपोज करो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लेता हूं तो इक्वेशन नंबर की राइट हैंड साइड क्या कहती है? Q प्लस RP।
और मैं इस राइट हैंड साइड में आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता चला जाता हूं, एक जनरलाइज फॉर्म अचीव करता हूं और उस जनरलाइज फॉर्म में मैं चेक करूंगा कि वो जो स्ट्रिंग है वो उससे जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। जिस पोर्शन से वो स्ट्रिंग जनरेट होगी दैट पोर्शन इज कॉल्ड आर इज इक्वल टू क्यूपी एस्ट्रिक। तो हमने देखा यहाँ पे Q इज इक्वल टू आरपी है और हमें पता है कि R की वैल्यू क्या है, Q प्लस आरपी। सो वी कैन राइट इट एज Q प्लस, इस R को रिप्लेस कर दो Q प्लस आरपी से एंड P एज इट इज। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इट विल लुक लाइक Q प्लस QP प्लस आरपी स्क्वायर या आरपीपी भी आप लिख सकते हैं। फिर हम इस R को फर्दर रिप्लेस कर देते हैं विद Q प्लस आरपी। हमने इसको फर्दर रिप्लेस किया QP प्लस आरपी और P स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन Q प्लस QP प्लस QP स्क्वायर प्लस आरपी क्यूब। तो ये प्रोसेस एज इट इज चलता चला जाएगा। आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो P वाला सीक्वेंस है Q के साथ और जो R के साथ P का सीक्वेंस है उसकी वैल्यू एक एडिशनल है। देखिए P3 है R वाला और जो Q के साथ वाला P है वो स्क्वायर है। ऐसे आप प्रीवियस में देखोगे R के साथ वाला जो P है वो स्क्वायर है और Q के साथ वाला P सिंगल है। तो इस तरह से आप अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में करते चले जाते हैं, इसका रिप्लेसमेंट करते चले जाते हैं, देन फाइनली यू विल गेट ए जनरलाइज्ड इक्वेशन। और वो जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या है, Q प्लस QP प्लस QP स्क्वायर प्लस डॉट 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 QP टू दी पावर अगर I होगा तो R P टू दी पावर I प्लस 1 होगा। ये आप देख ही चुके हैं, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये 2 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 2 है। तो जब हम इसकी जनरलाइज फॉर्म करेंगे तो अगर ये P की पावर I होगा तो R के साथ वाला P की पावर क्या होगा, I प्लस 1 होगा। ये क्लियर है। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए इस पूरी इक्वेशन में Q कॉमन आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉमन एक वर्ड मैंने यूज किया है, तो कॉमन के लिए आपको कुछ चीजें याद रखना जरूरी है। जैसे मैंने पावर के केस में बताया था, मैथ में और ऑटोमेटा में दो चीजों में डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस क्या है मैंने आपको मैथ के केस में भी बताया था और यहाँ पे से ऑटोमेटा उस कॉन्सेप्ट को भी मैं रिकॉल कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर 0 है तो मैथ में उसका मतलब होता है 1 और ऑटोमेटा में उसका मतलब होता है एप्सिलॉन। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अगर जैसे कॉमन वाली बात है, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है a प्लस ए बी, क्या है a प्लस ए बी, अगर इसको मैं मैथ के हिसाब से सॉल्व करता हूं तो मैथ के हिसाब से a कॉमन आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस बी। लेकिन इसी सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं ऑटोमेटा के हिसाब से कॉमन लेता हूं तो इसकी वैल्यू होगी a, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन प्लस बी। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू प्राइम कॉन्सेप्ट्स जो मैं यहाँ पे आपको मैथ और ऑटोमेटा करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं फर्दर। जब हम इसमें से Q कॉमन लेते हैं तो ये दिस इक्वेशन विल लुक लाइक एप्सिलॉन प्लस पी स्क्वायर प्लस डॉट 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 P टू दी पावर I। और अगर ये इट रिमेन्स एज इट इज R P टू दी पावर I प्लस 1। क्लियर है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो P टू दी पावर I वाला कॉन्सेप्ट है, तो क्या मैं इसको P क्लोजर कर सकता हूं? अभी इसको P क्लोजर करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। आप सोचिए कि क्या हम इसको इस वाले पोर्शन को P क्लोजर लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सी चीजों को हमें समझना जरूरी है किस केस में करेंगे। अल्टीमेटली इस केस में अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो QP एस्ट्रिक आएगा। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये एडिशनल है और इसका यहां से एलिमिनेशन होना चाहिए RP टू दी पावर I प्लस 1, तभी हमें इसका फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो आर्डन्स थ्योरम कहती है कि अगर R इज इक्वल टू Q प्लस RP एक इक्वेशन है जिसमें P की वैल्यू एप्सिलॉन नहीं है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और वो होगा R इज इक्वल टू QP एस्ट्रिक। तो इसका मतलब जो यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आपको ये दिखाई दे रही है, तो इसको कैसे एलिमिनेट करें, व्हाट शुड बी द लॉजिक टू एलिमिनेट दिस टर्म, ये समझना जरूरी है।
तो देखिए लेट W बी ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ I इन द सेट R, देन W बिलोंग्स टू Q, जो ऊपर इक्वेशन नंबर 2 है वो इसको बिलोंग करेगा। और अगर जैसा हम कहते हैं कि जो P है, P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, एज पर द आर्डन्स थ्योरम P डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन। अगर P में एप्सिलॉन नहीं है तो आप क्या देखेंगे कि R P टू द पावर I प्लस 1 से कोई भी स्ट्रिंग, R P टू द पावर I प्लस 1 से कोई भी स्ट्रिंग I प्लस 1 लेंथ से कम की नहीं होंगी। इससे कोई भी स्ट्रिंग it means R to the power P I plus 1 has no string of length less than I plus 1. It means W does not belong to R to the power P plus 1. इससे क्या कंक्लूड हुआ? It means W does not belong to R to the power P I plus 1. क्लियर? जब वो इसको बिलोंग नहीं करता, it means W belongs to Q epsilon plus P square up to P to the power I, इसको बिलोंग करेगा। जब भी इसको बिलोंग करेगा, नाउ योर इक्वेशन नंबर 2 विल लुक लाइक QP स्ट्रिंग। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो यही एक लॉजिक है जो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो RPI प्लस 1 वाली टर्म आ रही है ये कैसे एलिमिनेट होगी, क्योंकि यही एडिशनल है। और आपने देखा कि RPI टू द P टू द पावर I प्लस 1 जब आपने देखा तो उसमें आपने देखा कि P के पास एप्सिलॉन नहीं होता एज पर द आर्डन्स थ्योरम। जब नहीं है तो इससे कोई भी स्ट्रिंग I प्लस 1 लेंथ से कम की जनरेट नहीं होगी। तो इसका मतलब उसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं आएगा। I प्लस 1 की बात कर रहे हैं तो पहली स्ट्रिंग 1 से शुरू होगी। अगर I 0 भी होता है तो उसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हमारी W है, W मतलब एंटायर स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, वो इसको नहीं बिलोंग करेगी। तो किसको बिलोंग करेगी? दूसरे सेट को बिलोंग करेगी। तो R इज इक्वल टू QP स्ट्रिंग। क्लियर? तो अगर एग्जामिनेशन में, कुछ एग्जामिनेशन में इसका प्रूफ भी आ जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। इतना टफ नहीं है, इट इज वेरी इजी कि इक्वेशंस का रिप्लेसमेंट कर रहा है, जनरलाइज फॉर्म में आना है, लास्ट वाली टर्म को एलिमिनेट करना है और फाइनली यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ आर्डन्स थ्योरम। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्डन्स थ्योरम। तो क्लीन स्टार मैंने आपको पहले बता ही दिया था, क्लीन स्टार दैट इज क्लोजर, जिसमें मैंने आपको पॉजिटिव क्लोजर भी बताया था। तो हमने यहां पे देखा कि आर्डन्स थ्योरम कैसे वर्क करती है। अब इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, उससे आपकी और क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी रिलेटेड टू आर्डन्स थ्योरम। तो मैं कुछ आइडेंटिटी देता हूं, उन आइडेंटिटीज में हम आर्डन्स थ्योरम का यूटिलाइज करेंगे और उन आइडेंटिटीज को मिनिमाइज करेंगे। सो लेट अस हैव सम एग्जांपल। इसको हमें प्रूफ करना है। तो जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा था कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन आते थे तो आप यूजुअली लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और उससे राइट हैंड साइड जनरेट करते थे। वैसे ही सेम हम यहाँ पे भी कुछ करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड विच इज एप्सिलॉन प्लस 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। अब इसमें आपको आइडेंटिटीज का भी यूटिलाइज करना है, जो मैंने आपको 12 डिफरेंट आइडेंटिटीज बताई थी। मैंने देखिए ये कुछ रिपीटेशन टाइप की चीज है यहाँ पे, तो मैंने एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम 1 एस्ट्रिक 0 1 1 एस्ट्रिक इज इक्वल टू P। अगर ये P है देन इट विल लुक लाइक एप्सिलॉन प्लस P एस्ट्रिक। अब रिकॉल करो उस आइडेंटिटी को जिसमें मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन प्लस RR स्टार और एप्सिलॉन प्लस R स्टार R इज इक्वल टू R स्टार। तो ये वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी।
तो हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी इट इज इक्वलेंट टू पी स्टार। और पी की वैल्यू आपने अभी देखी है, उधर पी की वैल्यू है आपकी 1 एस्ट्रिक 011 एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। अब इसको फर्दर देखिए, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यहाँ पे एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। मैंने एज्यूम कर लिया लेट P इज इक्वल टू या P1 इज इक्वल टू 1 एंड Q1 इज इक्वल टू 011। तो इट विल लुक लाइक P1 एस्ट्रिक Q1 एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। अब रिकॉल करो जो मैंने आपको 11th नंबर पे आइडेंटिटी कराई थी, उसमें बताया था कि P क्लोजर Q क्लोजर का क्लोजर इज इक्विवेलेंट टू, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर आपके पास P प्लस Q का क्लोजर है, इट इज इक्विवेलेंट टू P क्लोजर Q क्लोजर का क्लोजर, और इट इज इक्विवेलेंट टू P क्लोजर प्लस Q क्लोजर का क्लोजर। ये तो मैंने आपको बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है वो हमें अपनी राइट हैंड साइड जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। तो हमने राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो है 1 + 011 का एस्ट्रिक। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल है, जो अवेलेबल है वो ये है, हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसमें, और ये इसके इक्विवेलेंट ही है। सो वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी एंड राइट इट एज P1 + Q1 का एस्ट्रिक। तो P1 इज 1, यहां से आप इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, P1 इज 1 + Q1 इज 011 का एस्ट्रिक, हेंस प्रूव्ड। ये क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो देखिए यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज ये प्रूफ किया। आइडेंटिटी से रिलेटेड और क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्डर्स थ्योरम का यूजुअली जो हम एप्लीकेशन देखेंगे मेजर, वो है जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्जन करेंगे। तो आइए देखते हैं वन मोर आइडेंटिटिकल प्रूफ। ये हमें प्रूव करना है। इन द सेम वे लेट अस कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, मैं डायरेक्टली यहां पे एक स्टेप करने जा रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लेना। आप इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो कॉमन क्या टर्म आती है। तो अगर आप देख पा रहे हो ये टर्म क्या है, कॉमन है। तो कॉमन का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैथ में और ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने इस टर्म को यहाँ पे कॉमन लिया, 1 + 00 एस्ट्रिक 1। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो एप्सिलॉन प्लस द रिमेनिंग टर्म इज 0 + 10 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक एंड 0 + 10 एस्ट्रिक 1, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये जो दोनों टर्म है इनसाइड दिस ब्रैकेट, ये दोनों ही टर्म आपस में सिमिलर है। तो मैं अगर इसको एज्यूम कर लेता हूं, उसे P मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट ये वाली टर्म 0 + 10 एस्ट्रिक 1 इज इक्वलेंट टू P। ये जैसे मैं एज्यूम करता हूं तो 1 + 00 एस्ट्रिक 1 ये क्या हो जाता है, एप्सिलॉन प्लस P स्टार, सॉरी P स्टार P। और ये आपको पता ही आइडेंटिटी के थ्रू कि एप्सिलॉन प्लस R स्टार R या एप्सिलॉन प्लस R स्टार, ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, R स्टार के। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1 + 00 एस्ट्रिक 1, आप इसको लिख सकते हो P स्टार। क्लियर। तो P स्टार अगर राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड तो हमारी आ गई। अब देखिए जैसे 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो कॉमन राइट में ही लेंगे, जैसे मैंने आपको 12th आइडेंटिटी बताई थी। तो जब 1 आप राइट में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन + 00 एस्ट्रिक 1, और P की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। P की वैल्यू है 0 + 10 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक। क्लियर। तो अगेन यहाँ पे भी ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी, एप्सिलॉन + R एस्ट्रिक इज इक्वल टू R एस्ट्रिक। तो ये हो जाएगा 0 एस्ट्रिक 1 एंड 0 + 10 एस्ट्रिक 1 का होल एस्ट्रिक विच इज राइट हैंड साइड। तो इस तरह से अगर कोई भी आइडेंटिटी मतलब एग्जाम में आती है इस तरीके की प्रूफ करने के लिए, तो आप जो मैंने 12 डिफरेंट आइडेंटिटीज कराई हैं उनको यूटिलाइज करके आप उसे प्रूव कर सकते हो। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था वो भी हमने इसमें अचीव कर लिया है। द थर्ड लर्निंग आउटकम था स्टेट एंड अप्लाई क्लीन्स थ्योरम एंड आर्डन्स थ्योरम।
तो क्लीन का मतलब तो स्टार से ही है, दैट इज क्लोजर से है। क्लोजर का तो हम बार बार यूटिलाइजेशन कर ही रहे हैं। आर्डर्स थ्योरम को भी हमने स्टेट भी किया और प्रूफ भी किया। आइए देखते हैं फोर्थ लर्निंग आउटकम। फोर्थ लर्निंग आउटकम क्या है? डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर गिवन सेट्स। डिजाइन या डिस्क्राइब, आइए इनके लिए अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 0 0। तो देखिए स्ट्रिंग की उसने बता दिया कि स्टार्टिंग 0 0 से हो रही है, तो एंड में कितने भी जीरोज और वंस आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 0 और 1 का लूप लगा दिया। क्लोजर का मतलब किससे होता है? सेल्फ लूप से। क्लियर? आइए सेकेंड देखते हैं। स्ट्रिंग्स हैविंग एग्जैक्टली 3 वंस। 3 वंस का मतलब क्या है कि 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो 0 के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 3 वंस है, तो इन 1 से पहले कितने भी जीरोज हो सकते हैं। क्लोजर से क्या होगा? एप्सिलॉन भी जनरेट होगा, हो सकता है इसके बाद में कितने भी 0 वंस हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने 0 हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने 0 हो सकते हैं। अगर सारे क्लोजर को 0 के हम ओपन करते हैं तो सबका पहले एप्सिलॉन आ जाएगा, तो वो 111 को भी एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? और कोई एक एप्सिलॉन होता है, तो इस तरह से एग्जैक्टली 3 वंस के लिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है? ऐसे ही आपने फाइनाइट ऑटोमेटा थोड़ा रिकॉल करो, तो जिसमें मैंने एग्जैक्टली 3 वंस के लिए बताया था, तो लेकिन वहां पे डमी स्टेट का प्रोविजन होता है, इसमें डमी स्टेट का प्रोविजन नहीं होता। ये क्लियर है? हैविंग एटलीस्ट 3 वंस, तो एटलीस्ट 3 वंस के केस में देखिए मैंने इसके लिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा जो बनवाया था, वो फाइनाइट ऑटोमेटा थोड़ा सा रिकॉल करो। वो कुछ इस फॉर्म से था, है नहीं था। तो ये जितने भी सेल्फ लूप हैं ये सब क्लोजर है। सिमिलरली अगर इसमें फिर मैंने वहां पे आपको वो भी बताई थी एक नॉन फाइनल स्टेट, लेकिन वो इसका कंपोनेंट नहीं होगी, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन जब हम किसी फाइनाइट ऑटोमेटा का बनाते हैं तो हम वो फाइनल स्टेट को लेके बनाते हैं। अगर हम बात करें थर्ड वन क्या है? हैविंग स्ट्रिंग्स हैविंग एटलीस्ट 3 वन। तो एटलीस्ट 3 वन के केस में जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें हमने सिर्फ यहाँ पे 0,1 कर दिया था। तो आप क्या देखेंगे? एटलीस्ट 3 वन के केस में जो ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, लास्ट वाला जो 0 है वो 0 और 1 का क्लोजर हो जाएगा। जब कम से कम 3 होंगे तो फाइनल स्टेट पे होगा, और उसके बाद कितने भी 0 और 1 आते चले जाए। जो फोर्थ केस है थोड़ा सा ये ध्यान लगाने वाला है। तो देखिए फोर्थ केस क्या कहता है, आपको उनके लिए डिजाइन करना है विच आर हैविंग एट मोस्ट 3 वंस। तो एट मोस्ट 3 वंस के केस में जब मैंने बताया था, उसमें हर एक स्टेट फाइनल स्टेट थी। तो इसमें 4 डिफरेंट कैटेगरी बनेंगी। पहली कैटेगरी क्या होगी? हो सकता है उसके अंदर एक भी 1 ना हो। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। हो सकता है उसके अंदर 0 वंस हो सकता है उसके अंदर 1 1 हो सकता है उसके अंदर 2 वंस हो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 वंस। तो जब उसके अंदर 0 वंस होंगे, तो 0 वंस का मतलब हो गया ऑल जीरोज आ जाएंगे, प्लस जब उसके अंदर सिंगल 1 होगा तो उसके पहले कितने भी जीरोज हो सकते हैं, उसके बाद में कितने भी जीरोज हो सकते हैं, प्लस इन सब का यूनियन हो जाएगा चारों केसेस का। प्लस अगर आप देखेंगे 2 वंस है, तो उससे पहले भी कितने जीरोज हो सकते हैं, उसके बाद में भी कितने जीरोज हो सकते हैं। एंड फाइनली प्लस, इसमें एक और प्लस ऐड होगा, और उसके अंदर क्या होंगे? 3 वंस। एट मोस्ट 3 वंस है, 1 0 एस्ट्रिक 1 0 एस्ट्रिक 1 0 एस्ट्रिक। तो इस तरह से ये फोर्थ वाले केस के लिए हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं फिफ्थ वन। तो आई थिंक इसके डिजाइनिंग में या इसके राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्या? फिफ्थ वन, स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए फिफ्थ वन है स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनवाया ही था। तो जब मैंने आपको फाइनाइट ऑटोमेटा इवन नंबर ऑफ जीरोस के लिए बनवाया था, थोड़ा सा उसे रिकॉल करो। इवन जीरोस है और यहाँ पे उसका सेल्फ लूप था 1 के लिए। कंडीशन यहाँ पे इसने किस पे लगाई है? जीरोस पे, और वंस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो ये साइकिल भी क्या हो गया? एक आइटरेटिव हो गया, और आइटरेशन और क्लोजर दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। सो यू कैन राइट इट एज 1 एस्ट्रिक 0 1 एस्ट्रिक 0 1 एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक। तो रेपिटेशन हो जाएगा, इससे हमेशा जनरेट होंगे इवन नंबर ऑफ जीरोस। आई होप इट इज क्लियर टू
ऑल ऑफ यू। एंड सिक्स्थ देखिए क्या है, स्ट्रिंग्स हैविंग 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग। तो देखिए इसमें जो सिक्स्थ वाला है 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग है, उसने ये मेंशन नहीं किया कि वो स्टार्ट सब स्ट्रिंग है या एंड सब स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये चीज नहीं गिवन है तो उससे पहले भी कितने 0 और 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं और उसके बाद में भी कितने ही 0 और 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर वो ये मेंशन कर देता, देखिए ये तो हो गया इसका आंसर। इन केस अगर इसके हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन में अगर वो ये मेंशन करता, क्वेश्चन में ये मेंशन होता 0 1 0 एज स्टार्ट सब स्ट्रिंग। अगर 0 1 0 स्टार्ट सब स्ट्रिंग है तो 0 1 0 और उसके बाद कितने भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। अगर वो कहता है 0 1 0 एज एंड सब स्ट्रिंग, तो उस केस में उससे पहले कितने भी 0 1 के कॉम्बिनेशन आ सकते थे और लास्ट में क्या आता है 0 1 0। लेकिन इस केस में उसने इससे जनरल बोला है कि 0 1 0 एज ए सब स्ट्रिंग, तो वो स्टार्ट में भी हो सकती है और एंड में भी हो सकती है। इसके लिए मैंने आपको एक एनएफए भी करवाया था, तो आप देखेंगे कि मैंने 0 1 0 को स्टेट्स के बीच में डाला था और स्टार्ट में भी 0 1 का सेल्फ लूप लगाया था और एंड में भी लगाया था। तो आई होप कि इस तरह से आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। तो देखिए जिन सब के लिए आपने फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन किया है उन सभी के लिए आप क्या डिज़ाइन कर सकते हो, आप रेगुलर एक्सप्रेशन डिज़ाइन कर सकते हो और भी आप क्वेश्चंस इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना 0 1, दैट इज बाइनरी सीक्वेंस है जिसके अंदर एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ 0 होगा या एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ 1 होगा। तो और की कंडीशन होगी, तो यहां पे जहां और आता है वहां पे एडिशन होता है, दैट इज यूनियन। तो पहले देखते हैं हैविंग एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ जीरोस। तो पहले तो हम ये चेक करें कि नॉन पेयर क्या क्या हो सकते हैं। भाई एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा होगा, हो सकता है एक भी पेयर ना हो। तो देखिए एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ, अगर मैं बात करता हूं जीरोस की, तो उसमें पहले नॉन पेयर का हमें सीक्वेंस देखना पड़ेगा। अगर मैं 1 लेता हूं और 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे तो उसमें 0 नहीं आएगा। पेयर का मतलब हो गया कंसेक्यूटिव। प्लस अगर मैं 0 1 लेता हूं और 0 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें भी कोई कॉन्जिक्यूटिव जीरोस नहीं आएंगे और इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे उसमें भी कोई रिपीटेशन या कॉम्बिनेशन या पेयर ऑफ जीरोस नहीं आएगा। ये तो क्लियर है। जब आपको ये क्लियर है तो हो सकता है एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस का मतलब क्या हो गया, हो सकता है उसके अंदर एक भी 0 ना हो और हो सकता है उसके अंदर 1 पेयर ऑफ 0 0 0 एंड 1 प्लस 0 1 का क्लोजर। तो ये तो हो गया एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ जीरोस के लिए। अब आ जाते हैं इसकी रिवर्स सिचुएशन, दैट इज एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस के लिए। एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ वंस के लिए क्या होगा, तो 0 की पोजीशन 1 से चेंज हो जाएगी। तो अगर नॉन पेयर की बात करें तो 0 प्लस 1 0 हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर एक भी पेयर ना हो और हो सकता है उसके अंदर 1 पेयर ऑफ 1 हो। तो उससे पहले कितने भी नॉन पेयर्स हो सकते हैं और उसके बाद में कितने भी नॉन पेयर्स हो सकते हैं। अब ये क्या है कि इन दोनों को हमें ऐड करना है, दैट इज इनका और है, इनका क्या होगा, यूनियन होगा। तो फाइनली योर आंसर विल बी 1 plus 0 1 closer plus 1 plus 0 1 closer 0 0 and 1 plus 0 1 closer प्लस ये तो हो गया एटमोस्ट 1 पेयर ऑफ 0 के लिए। सिमिलरली 1 पेयर ऑफ 1s के लिए एटमोस्ट 0 प्लस 1 0 क्लोजर प्लस 0 प्लस 1 0 क्लोजर 1 1 एंड 0 प्लस 1 0 क्लोजर। क्लियर है। तो इस तरह से ये फाइनल आपका आंसर होता है रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन।
तो अगर इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आती है तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई। बाकी आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी देखेंगे। इवन आप LRQ करेंगे उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड समरी क्विज में भी मिले। तो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको भी हमने अचीव कर लिया। डिजाइन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेट्स। So take away from the today's lesson is now you are able to describe regular expressions, operators, identities used in regular expression। जो हमने बिगनिंग में कमिटमेंट की थी कि आप इन 4 लर्निंग आउटकम को अचीव करोगे, तो आई होप नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब रेगुलर एक्सप्रेशन योरसेल्फ। रेगुलर का मतलब आपको पता ही चला था कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करना है। तो एनी सेट रिप्रेजेंटेड इन एल्जेब्रिक फॉर्म, मोस्टली इसका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है। ऑपरेटर्स में आपने देखा था पैरेंथेसिस है, क्लोजर है, यूनियन है, कॉन्केटिनेशन है। इनका प्रेसिडेंस ऑर्डर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर उसने आइडेंटिटीज यूज्ड इन रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैंने आपको 12 डिफरेंट आइडेंटिटीज बताई हैं। इन डिफरेंट आइडेंटिटीज का यूटिलाइजेशन आगे काफी होगा, तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि जिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो यूजुअली अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर है तो आप उसे डायरेक्ट भी उसका आंसर मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। फिर है सेकंड लर्निंग आउटकम जो आपने आज अचीव किया है, दैट इज डिस्क्राइब प्रेसिडेंस ऑर्डर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। वो मैंने आपको अभी बताया है, जिसमें आपने देखा था कि पैरेंथेसिस है हायर प्रेसिडेंस, देन क्लोजर, उसके बाद कॉन्केटिनेशन एंड एट लास्ट यूनियन। और प्रेसिडेंस का हम यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे हमें पता चलता है द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। फिर अगर हमने देखा था क्लींस क्लोजर में हमने देखा था क्लींस क्लोजर या क्लींस स्टार, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है आइट्रेशन को। किसको रिप्रेजेंट करती है? आइट्रेशन और रेपिटेशन को। तो जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा में जो लूप यूज करते हैं वो यहाँ पे क्लीन स्टार करता है इन केस ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। आर्डन्स थ्योरम को हमने स्टडी किया। आर्डन्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टेट करने के लिए भी पूछ लिया जाता है, इसका प्रूफ भी आ जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आगे जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्जन करेंगे तो वहां पे आर्डन्स थ्योरम मेन रोल प्ले करेगा। तो आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास P और Q 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं और P उसमें एप्सिलॉन नहीं है, तो एक इक्वेशन है दैट इज R इज इक्वल टू Q प्लस RP, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज R इज इक्वल टू QP एस्ट्रिक। इसमें मैंने आपको जो प्रूफ कराया था तो एक चीज और बताई थी कि जो RP टू दी पावर I+1 टर्म मैंने आपको बताई थी कि उसको हम कैसे डिस्कार्ड करते हैं। बस ये की पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी तो इक्वेशन का रिप्लेसमेंट करते करते आप जनरलाइज फॉर्म में पहुंच जाते हैं। फिर हमने डिजाइन किया है RE स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सेट्स। तो उसमें कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स मैंने कराए हैं। जितने फाइनाइट ऑटोमेटा आपने डिजाइन किए हैं उन सभी के लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशंस भी बना सकते हो। तो इसकी और ग्रेडेड प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में भी करेंगे। नाउ यू विल डू a feedback exercise and you can give your inputs or suggestions based on this video.